नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज़ नेवर अ डल मोमेंट। आज के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने फाइनली तौर पर जो केस है उससे एग्जेम्प्ट कर दिया, इस्तिस्ना दे दिया कि उस केस में उनके अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का जो बयान था, उनका जो मुद्दा है, उनका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम किस्म की मसरूफियात कर रहे हैं कौम की खातर, वतन की खातर, और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसकी मुखालफत भी की दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन ने। लेकिन इस पॉइंट में तो खैर खासी जान है कि अगर एक आदमी किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हो या चीफ मिनिस्टर हो, उसको हर हफ्ते या हर 10 दिन के बाद उसे एक अदालत के सामने जाके खड़ा होना हो, तो ज़ाहिर है कि उसका जो सरकारी काम है, जो रियासत का काम है, वो मुतासर होता है। ये और बात है जो सवाल आज हम समझना चाहेंगे कि दुनिया में कितनी ऐसी रियासतें हैं और कितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जहाँ एक सियासतदान जिसके ऊपर सीरियस किस्म के करप्शन के चार्जेस हों, प्रोसिक्यूशन उसकी शुरू हुई हो, वो उस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। यही सूरत हाल उनके साहिबजादे जनाब हमज़ा शहबाज की भी है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन मामला सिर्फ इधर ही नहीं है। जब हमज़ा शहबाज की बात करते हैं तो फिर पंजाब के हमें बाय इलेक्शन भी याद आते हैं। गुज़श्ता शब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने जब बड़ी बड़ी स्क्रीन के ज़रिए अपने वर्कर्स के साथ खिताब किया, जैसे पूरे पाकिस्तान ने देखा टेलीविज़न पे, तो उन्होंने उसके आखिर में कहा कि हमें सिर्फ इंतखाबात नहीं चाहिए, हमें फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, हमें जेन्युइन इलेक्शन चाहिए, और जो मैच फिक्सिंग पंजाब में की जा रही है वो मैच फिक्सिंग हमें कबूल नहीं है। ये कह तो उन्होंने दिया, लेकिन इस मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए जिसकी खबरें मसलसल हमारे कानों में पहुँच रही हैं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो कर क्या रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ कर भी रहे हैं। कोई लाहे अमल, कोई हिकमत अमली जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। तो क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ स्टेटमेंट्स दे सकती है, ट्विटर के ऊपर लड़ाई कर सकती है, लोगों को बार बार घरों से निकाल सकती है? क्या उसके पास कोई लीगल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है? ये भी हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर ओन अब्बास भुप्पी साहब, जो कि अब सदर्न पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मज़हर अब्बास, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन लोगों की तारीफ़ की जा सकती है उनकी न्यूट्रलिटी के, उनकी जजमेंट के ऊपर में मज़हर अब्बास का नाम जो है वो शुमार होता है। और पाकिस्तान के उभरते हुए ब्रिलियंट वकील जनाब बैरिस्टर अहमद पनसोथा साहब जो है वो कानूनी चीज़ों को समझने में हमारी मदद करेंगे। इसी तरह प्रोग्राम के अगले हिस्से में खुर्रम हुसैन साहब जो चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जेएस बैंक के और करंटली CEO हैं अल्फ़ा बीटा कोर के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान की मैशत के बारे से बात करने के लिए। तो मैं अब डिस्कशन का आगाज़ अगर मैं क्विकली कर सकूं, मज़हर अब्बास साहब से कर लेते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइए कि कोई और आपने कभी किसी मुल्क की ऐसी नज़ीर सुनी जहाँ पर एक सियासतदान हो जिसके ऊपर इतने सीरियस किस्म के चार्जेस हो, बाकायदा प्रोसिक्यूशन हो, नहीं इल्ज़ामात ना हो? ये तो मैंने सुना है कि इल्ज़ाम, अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो प्रोसिक्यूशन को डिले कर दिया जाता है कि जब तक इसका, जैसे कि इसराइल में हुआ था अहद ओलमर्ट के साथ, जब उनके वो प्राइम मिनिस्टर थे, करप्शन के इल्ज़ाम लग गए, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो फिर वो जेल में भी गए 9 माह के लिए। लेकिन आपने ऐसा सुना है कि कोई पॉलिटिशियन जिसके ऊपर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ाम हों वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए किसी मुल्क का? शुक्रिया मोहित। देखिए, अगर मिसाल है भी तो हमें नहीं वो मिसाल कायम करनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आप पे कोई सीरियस केस है, चाहे वो गलती बनाया गया हो, तो जब तक आप उसे क्लियर करके ना आएँ तो वो मुनासिब नहीं होता। इसलिए कि उसमें एक बड़ा सवाल उठ जाता है ना, मतलब ये कि अब शहबाज शरीफ साहब पे अगर नैब का केस है और नैब के कवानीन में उनकी गवर्नमेंट तरमीम करती है, तो चाहे वो बेहतर तरमीम ही क्यों ना हो, लेकिन सवाल उठ जाएगा उस पर। लिहाजा बेहतर होता मेरे नुक्ता नज़र से, पहले तो मैं हमेशा से अदम एतमाद की तहरीक के फ़ैसले से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, शुरू से बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के से इस्तीफ़ों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये दोनों फ़ैसले मेरी नुक्ता नज़र से गैर सियासी फ़ैसले थे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब पे या हमज़ा शहबाज पे इतने सीरियस केसेस थे, उन्हें चाहिए था कि उस वक्फे में ये जो पीरियड था, ये मेरा ख्याल है किसी और को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, किसी और को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। और शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली पे जो मुकदमात हैं, जिसमें ज़ाहिर है बेशुमार ऐसे भी होंगे कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे लेकिन फाइट आउट करते हैं ना, अब लीगली फाइट आउट करते हैं उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, खुर्रम दस्तगीर प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ रहे, जरा मैं अहमद पनसोता साहब की तरफ बढ़ूँ। अब
पंसोता, आपने बरतानिया से कानून की तालीम की, आप बैरिस्टर हैं, आप पाकिस्तान के बहुत उभरते हुए ब्रिलियंट वकला में आपका शुमार होता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में ये दुनिया में कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि एक सियासतदान जिसके ऊपर सीरियस करप्शन के चार्जेस हों, छोटा मोटा एक इल्ज़ाम ना हो, सीरियस चार्जेस हों जिसके सब्सटेंस को एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो कि उनके अकाउंट्स में उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं, मुलाजिम जो हैं, उनमें करोड़ों रुपए जो हैं, कहते हैं 40 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन हुई, और वो कंट्री का वज़ीर आज़म बन जाए और उसी सारे प्रोसिक्यूशन सिस्टम के ऊपर आके बैठ जाए। कोई और इसकी एग्जाम्पल है? सर ऐसी एग्जाम्पल टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रायल, कोई बंदा ट्रायल फेस कर रहा हो और वो भी इतने सीरियस ऑफेंस का, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करप्शन, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई नवीद मौजूद है। और दूसरी बात, जो मज़र साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसको मैं इसके साथ लिंक करना चाहूँगा, कि उसका एक रीज़न है। लेट्स से अगर आपके ऊपर कोई केस और नौयत का बना हुआ है तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, बट जब आपके ऊपर करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन का केस बना हो तो फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें तो मैं उसको कंप्लीटली एक और एंगल से देखता हूँ। आर्टिकल 227 रेड विद आर्टिकल 31 दोनों कहते हैं कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं हो सकता। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप कॉन्सेप्ट एक रूलर का, एक हाकिम का इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे देख लें, क्या उसमें इस चीज़ की इजाज़त है? वहाँ पर तो हमें एग्जांपल्स मिलती हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की। उन सब ने जो हाईएस्ट जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले किया, और इस किस्म के एलिगेशन पे भी, मतलब हज़रत उमर की जो एग्जांपल है वो बड़ी कॉमनली कोटेड है कि मेरे से सवाल हो सकता है और एनीबडी कैन कम अप एंड आस्क क्वेश्चंस। सो अगर आप उस एंगल पर देखें तो मेरा तो ख्याल है इसकी बेसिस ही एग्जिस्ट नहीं करती। और सेकेंडली एक बात पर मैं 100% एग्री करूँगा विद मज़र साहब कि उन्होंने इन लॉज को मॉडिफाई किया है जिसको भी प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेजा है, तो उसका तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता, बिकॉज इस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक लॉ या कोई बेनिफिशियरी खुद लॉ को अमेंड कर रहा है तो उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी जो वैल्यू है कानून की नज़र में वो नहीं रहेगी, ये जैसे कि एक आम असेंबली उस चीज़ को प्रपोज करती। तो मैं समझता हूँ इसकी नवीद भी मौजूद नहीं है और इसको होना भी नहीं चाहिए। मुझे क्वेश्चन ये भी पूछने हैं, मैं बैरिस्टर अहमद पुलसोता, मैं इंसानी तारीख़ का बड़ा कीन स्टूडेंट हूँ। मैं अगर किसी चीज़ का मुझे बहुत यानी इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब पूरे के पूरे एग्जेक्टिव ढांचे के ऊपर जिसके अंदर FIA है और अल्टीमेटली नैब की उनकी दस्तखत से बाहर नहीं है, उसके ऊपर वो प्रिजाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और वही वहाँ पे रिलीफ, अगर ये सिस्टम से रिलीफ लेते हैं, ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब उनको अदालत ने कह दिया है कि आप अपीयर ना हो, ठीक है, चलें, ये बात तो इट मेक सेंस। लेकिन अगर ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान का जो ये सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, FIA है, नैब है, इसकी अखलाकी हैसियत दुनिया की नज़र में क्या रह जाएगी? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहली तो बात यह है कि जो आज अंडर डिस्कशन चीज़ है कि उनको डिस्पेंसेशन मिल गई है फ्रॉम अटेंडेंस। पहली बात यह कि अटेंडेंस का जो कानून है सेक्शन 540A CRPC रेड विद 245, उसमें अल्फाज इस्तेमाल हैं इज़ इनकेपेबल ऑफ अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट। अब और वो इनकेपेबिलिटी जो है, जब कोई गरीब आदमी पेश होता है या कोई और आदमी पेश होता है, हम अदालतों में डेली पेश होते हैं, वो इनकेपेबिलिटी बड़ा स्ट्रांगली कंस्ट्रू होती है। वो ऐसे नहीं है कि बिकॉज वो मसरूफ़ हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, आ नहीं सकते। इनकेपेबिलिटी मेनली होती है कोई डिसेबिलिटी, आपके हेल्थ रीजंस हैं, कोई ऐसी जिसकी वजह से आप अदालत में नहीं आ सकते। इसको जिस तरह कंस्ट्रू आज किया गया उससे मैं फंडामेंटली डिसएग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब ये अदालतों में पेश हुए बगैर या इन केसेस को ख़त्म हुए बगैर एज इट इज़ वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर इनके ऊपर चलेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस आपके सामने नजर आएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर सुओ मोटो लिया हुआ है। सो इट डज नॉट अपील टू अ लॉजिकल माइंड कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इदारा जिसका हेड वो खुद अपॉइंट करता है, वो बेशक इंतहाई मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जो हमारे एग्जिस्टिंग DG साहब हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वही इदारा जो है वो अपनी मर्जी से तफ्तीश करके प्रोसिक्यूट भी अपनी मर्जी से कर लेगा। सो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लोगों के सवालात बाद में इदारे पर आएंगे। और एक और साथ साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जिस हिस्ट्री में हमें अदालतों से भी शिकवे हैं कि उन्होंने कभी इन केसेस को कंक्लूजन तक नहीं लेके गए, और साथ साथ प्रोसिक्यूशन के अंदर बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनके बेनिफिट्स पॉलिटिशियंस लेते हैं, जिसमें वो हक बजाने में ये कहने में। मैं फिर आऊंगा कि क्या वजह है कि कभी कन्विक्शन हो ही नहीं पाती, सब्सटेंटिव इशू डिस्कस नहीं होते। मैं अगर सेनेटर ऑन अब्बास बोपी साहब की तरफ आ सकूं, सेनेटर साहब आपको एक बार फिर मुबारक हो कि आप साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हो गए तहरीक इंसाफ के। लेकिन मुझे आपसे शिकवा ये है
कि आपकी जमात जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को उनके घरों से निकालती है, उनके अपने पेट्रोल के एक्सपेंडिचर पे, और आप वो उनको निकालते हैं, उनका वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन आपके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। कल इमरान खान साहब ने कहा कि ये पंजाब के अंदर जिस किस्म का एक मैच फिक्सिंग हो रही है ये हमें कबूल नहीं है, लेकिन मैच फिक्सिंग तो ऐसी खौफनाक किस्म की वहाँ पे हो रही है, उसकी नंबर्स गेम जो है, मैं थोड़ा सा पब्लिक के जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए एक दफ़ा याद करा दूँ उनको कि गेम है किस किस्म की, और तहरीक इंसाफ की जो बेबसी है इनके सामने वो किस किस्म की है। अगर प्रोड्यूसर सब स्क्रीन पे दिखाएं चार्ट, सूरत हाल ये है कि जब 14 या 16 अप्रैल को हमजा शहबाज ने इलेक्शन जीता, 197 उन्होंने वोट लिए, उसमें 25 वो मुनहरफ डिफेक्टर्स थे जिन्हें तहरीक इंसाफ और लोग जो हैं वो लोटा कहते हैं, उनमें से उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं, बड़ी देर तक 20 मई को उस वक्त जाके डिस्क्वालीफाई किया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह और इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 163A की सामने आ चुकी थी। उसके बाद भी कम से कम 2 रास्ते हो सकते थे इलेक्शन कमीशन के सामने, या तो वो कहते कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये वोट ठीक पड़ा ही नहीं है, लेकिन उन्होंने सेफर कहा, उन्होंने कहा नहीं ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये पहले नहीं हो सकता, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब उनको डिस्क्वालीफाई किया तो तहरीक इंसाफ जो है, जो बेचारी पार्टी है इसमें, इन्होंने 5 लोग जो हैं उनको नॉमिनेट किया रिजर्व सीट्स के ऊपर। वो 5 को कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिफाई नहीं किया। वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी जो एक नया ऑर्गन इन्वेंट किया, उन्होंने कहा कि जनाब जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते उतनी देर तक हाउस के नंबर जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते, और उस पर तहरीक इंसाफ कोर्ट में गई। हमजा के इलेक्शन को जो चैलेंज किया उस पर भी कुछ नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज के पास 161 लोग PMLN के हैं, क्योंकि जब उनके पास 197 थे उसमें से 25 निकल गए, बाकी रह गए 172। अब उनके पास 161 PMLN के हैं, 7 उनके पास पीपल्स पार्टी के हैं, 4 उनके साथ आज़ाद हैं, 1 उनके साथ राह हक पार्टी के हैं। मिला के हमजा शहबाज जो है उनके पास 173 इस वक्त वोट हैं, यानी माइनॉरिटी हैं। वैसे इस हाउस में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम एक 371 का ये हाउस है, इसमें आपको 186 लोगों की सपोर्ट चाहिए, लेकिन हमजा के पास 173 की सपोर्ट है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 नॉमिनी हैं रिजर्व सीट्स पे उनको कंफर्म कर देता, उनको नोटिफाई करता, तो तहरीक इंसाफ और PMLQ के पास भी हाउस में 173 होते, हमजा के पास भी 173 होते। इस सिचुएशन को अवॉइड किया ECP ने और उन्होंने उसका दूसरा हल निकाला। अब मेरा आपसे सवाल ये है और अब्बास साहब कि कोशिश ये की जा रही है, हमारे कानों में पड़ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो सरगर्म हैं पंजाब में, और वो यहाँ 14 सीटें जो है वो हमजा शहबाज को दिलानी है। हमजा को 14 सीटें मिलेंगी, उनके 187 हो जाएंगे, आप रह जाएंगे 179 पे, आपको मिलेंगी 6 सीटें। और इसके बारे में आप स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नाम की चीज़ आपकी सामने नहीं आती। डॉक्टर साहब, एक तो माफ़ी, मुझे ये शो मुल्तान से करना था, लेकिन इस वक्त मैं बाई इलेक्शन की कैंपेन में लिया तहसील चुबारा में बैठा हूँ, सो मुझे वहीं पे बैठ के ऑन साइट इंटरव्यू करना पड़ गया। अगर मैं आपके सवाल में आने से पहले थोड़ा सा जो मेरे दो ऑनरेबल सीनियर कोलीग्स ने जिस पे बात की उस पर बात कर दूँ, ये नैब लॉज के हवाले से, जो आपने शहबाज शरीफ की जो आज एग्जेम्पशन के हवाले से बात की, और आप ये देख लीजिए जो नैब का लॉ पास किए, ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की बात की है पंसोता साहब ने, उसमें हजरत उमर के हवाले से 2 चीज़ों पर बड़ा क्लैरिटी है। एक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक कानून नहीं बनाए जा सकते, नंबर 1, और नंबर 2, यानी कि वो जो कॉज है जिसको कहते हैं ना, वो मुझे भूल गया, यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज, यानी कि वो केस या वो फैसले जिसकी वजह से आपके अपने केस डिस्टर्ब हो, आप उस पर जजमेंट नहीं कर सकते। नैब की जो अमेंडमेंट की है, आप ये देख लीजिए डॉक्टर साहब कि मैं एक अंदाजे के मुताबिक जो मैंने फिगर अभी करके जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है इस वक्त नैब के पास, वो तकरीबन 1200 अरब के करीब है। ये जो नैब का अमेंडमेंट लॉ है जिसको सदर पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है और आज एक कानून बना दिया गया है, तकरीबन 800 से 1000 अरब माफ कर दिया गया, यानी कि स्टेट की जो लायबिलिटी थी अगेंस्ट द क्रिमिनल्स वो आज उसको डिलीट कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया गया। यानी कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपने किसी से 800 अरब देना हो और उसमें से 600 अरब माफ कर दिया जो तो आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टेट ने जो पैसे लेने थे वो आज माफ कर दिए, क्योंकि जिन लोगों ने देने थे उन्होंने खुद कानून बना दिया। सो जिस मुल्क में कानून बनाने वाले अपने लिए कानून बना रहे, लेकिन नजीर तारड़ साहब मेरे ख्याल लॉ मिनिस्टर ये फरमा रहे थे कि जो तरमीम की गई है नैब के कानून में, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ भी यही वाली तरमीम करना चाह रहे थे। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, बहुत ही झूठी स्टेटमेंट है। आजम तारड़ साहब ने पता नहीं कहां से कह दिया, जब इमरान खान साहब को फैटफ के लॉज के मैं आपको टुकड़ा सुना देता हूं, सुनाई जी प्रोड्यूसर साहब, आजम तारड़ साहब क्या कह रहे थे, मैंने तो कुछ इसी किस्म की मिलती जुलती चीज सुनी। 85% तरामीम वो हैं जो कि इनके उन 2 ऑर्डिनेंसेस में हैं। इमरान खान साहब ने 20 दफ़ा ये TV पे बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है
तो अकाउंटेबिलिटी लॉज को तब्दील करना है। आप इसे एनआरओ का नाम देते हैं, एनआरओ ये आपके लिए है। मैं कंपैरेटिव टेबल कल आपको पेश कर दूंगा, मेरे साथ बैठिएगा। ये मनोवन वो चीज़ें हैं जो फाइन ट्यूनिंग्स की गई हैं, इसमें वो मुतालबात थे जो लोगों ने किए और वो मुतालबात वो सजेशंस थे जो अदालतों ने दी। सेनेटर ओनवाज ओपी साहब आपके कोलीग हैं, सेनेटर है आजम नज़ीर तारड़ साहब, और वो फरमा रहे हैं कि एनआरओ आप लोगों ने ले लिया यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आजम तारड़ भी तो मरियम सफदर अवान की रिप्रेजेंटेटिव है, तो जिस किस्म की सच्ची और सदाकत की वो हकदार है, उसी तरह ये भी बोल रहे हैं जो ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर को फैटफ के बायलॉज के हवाले से प्रेजेंट किया गया था उसमें ये सारी चीजें थी। जो ड्राफ्ट कानून बनाने के लिए असेंबली में पेश किया था उसमें से कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं थी। मतलब आप ये बताएं, हम इस तरह की अमेंडमेंट डॉक्टर साहब क्यों करेंगे जिसके नतीजे में मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या हमजा या इवन के साद रफीक को सबको इसमें कानून में से इजाजत मिल जाए। मतलब हम ऐसे स्पेसिफिक लॉज कैसे बना सकते हैं? यानी कोई अकल आप क्या अमेंडमेंट करना चाहते थे? हम क्या, हमारा डॉक्टर बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक थी जिसकी वजह जैसे ब्यूरोक्रेसी का था या फेडरल गवर्नमेंट के लॉज थे कि जी फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन करती है पूरी मिनिस्ट्री और उसके नतीजे में कोई ऐसी गलती हो जाती है तो कैबिनेट के ऊपर नहीं आ सकता। या ब्यूरोक्रेसी उस वक्त कह रही थी कि जी हम डिसीजन करते हैं, हम के ऊपर लॉ, हमारे ऊपर ऐसा ना कोई नैब के केसेस बन जाए जो बड़े, यानी कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट मशीनरी को प्रॉब्लम था। सिर्फ वो स्पेसिफिक लॉज पे बात हुई। मैं आपको वो ड्राफ्ट, ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हमारे SAPM थे, मैंने इत्तफाकन आज शाम को उनसे वैसे ही बात की तो मैंने उससे वो ड्राफ्ट मंगा लिया कि ब्रिगेडियर साहब हमें ड्राफ्ट दिखाइए जो लॉ बनना था, उस पे कोई ऐसी अमेंडमेंट मौजूद नहीं जिसका आजम तारड़ साहब जिक्र कर ले। हमारा तो सिर्फ ये था कि अगर गवर्नमेंट की मशीनरी को कहीं को प्रॉब्लम आ रहा है उन लॉज को अमेंड, अदरवाइज ये लॉ अमेंड करके अगर मरियम नवाज शरीफ या हमजा या शहबाज शरीफ को एग्जेम्पशन देनी थी तो हमें मतलब ये कौन सी अकल वाली बात है जो हम करने जा रहे थे। बट हैविंग सेड दैट, आप इनको देखिए कि सदर पाकिस्तान ने रीजनिंग के साथ रिजेक्ट किया जो इन्होंने, जिसको आज कानून बना दिया। अब आपने एक सवाल पूछा पंजाब का, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने हमें तो रिजेक्ट कर दिया कि वो जो 5 रिजर्व सीटें हैं वो बाई इलेक्शन के बाद देखेंगे। हत्ता कि कानून में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्शन की बेस के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीटें मिलेंगी। हमने जब इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट अप्लाई किया 10-10 दिन की पेशी मिलनी शुरू हो गई। अब इस बात के ऊपर डॉक्टर साहब मैं कहां पे रोना रहूं? मतलब अगर कोर्ट्स 15-15 दिन की पेशी दें और 17 जुलाई की डेट गुजार लें और उसके बाद जिस किस्म की इस वक्त ये मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब परसों को शबीर गुज्जर के जो बेटे को फायरिंग की है जौहर टाउन, वो तो एक वाकया है। अभी इस टॉक शो से 10 मिनट पहले हमारा एक कैंडिडेट है मौजम जतोई PP272 मुजफ्फरगढ़, उसके ऊपर अभी 300 और पता नहीं कौन सा केस कर दिया, अभी FIR दर्ज कर दी है। सो इस तरीके से तो यकीनन यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहा मुझे आपसे हमदर्द है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आखिर आप इतनी बड़ी सियासी जमात हैं, आपके पास कोई इलाही अमल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। डिस्कशन को लेकर चलते हैं मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर अब्बास साहब, मैं अगर बन जाऊं एक्यूज़र या प्रोसिक्यूटर और आप बन जाएं जज और सेनेटर ओन अब्बास जो हैं वो हों डिफेंडेंट, तो हमारा इल्ज़ाम ये है कि PTI के पास, PTI लोगों को निकाल लेती है, लाखों करोड़ों लोगों को निकाल लिया गुज़िश्ता 10 हफ्ते में, लेकिन PTI के पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। पंजाब की अरिथमेटिक और नंबर गेम देखें, अजीब अजीब किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया जो है उन्होंने कंट्रोल की हुई है, लेकिन PTI के पास कुछ है ही नहीं आग से काउंटर स्ट्रेटजी। देखिए मुझे PTI की पॉलिटिक्स इसलिए कंफ्यूज लगती है इस हिसाब से कि पहली चीज़ ये कि आपने अपना पूरा नैरेटिव क्या बिल्ड किया था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत। अब अगर इम्पोर्टेड हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ आपने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, क्यों सिर्फ कौमी असम्बली से क्यों इस्तीफ़ा दिया? सदर मुमलिकत अपनी जगह क्यों बैठे रहे? सूबाई असम्बलियाँ अपनी जगह क्यों बैठी रहीं? सूबाई हुकूमत अपनी जगह क्यों बैठी रही? सिर्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध के गवर्नर ने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? मतलब आप, ये तो नहीं हो सकता कि आप कोई तहरीक चला रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आधे लोग असम्बलियों में मौजूद हैं और आधे लोग जो बाकी कौमी असम्बली से आपने 130 अरकान पे, वो फिर आपने जो एक्सट्रीम एक्शंस होते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट में वो आपने सबसे पहले ले लिए। यानी 25 मई को आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और 25 मई के बाद हमें एक बड़ा गैप नज़र आया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान A, प्लान B, प्लान C जिसकी बात की जाती थी वो कहीं भी नज़र आया इस पूरी स्ट्रेटजी में। और अब भी यही सूरत हाल है कि इस वक्त आपने कल एक कर लिया, अच्छा शो किया, सब जगह आपने वो कर लिया, फिर क्या अगला ऐलान क्या है? फिर आप 8 जुलाई तक, आपने कहा मैं 8 जुलाई तक वो करूँगा। इसी तरह पंजाब में जो सूरत हाल है, पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी है
चौधरी से इख्तलाफात थे। मैंने ज़ाती तौर पे चौधरी परवेज़ रही से पूछा था, 1-1.5 साल तक इमरान खान साहब ने चौधरी की तरफ पलट के नहीं देखा था। जो मुँह से लाई की शक्ल देखना वो बर्दाश्त नहीं करते थे। आज वो जो है बिल्कुल एक जो है यकज़बान है। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी अगर पंजाब में सूरत हाल है तो पंजाब असम्बली से पीटीआई क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? इस्तीफा दे दे, उसी स्ट्रैटेजी में जाए। सड़कों पे अगर तहरीक चलानी है तो तहरीक सड़कों पे चलाए। रुकिए जरा, ऑन अब्बास साहब, सेनेटर ऑन अब्बास की तरफ आने दें। लीगल प्रोड्यूसर साहब मजहर अब्बास साहब की लाइन ठीक करें, उनकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है। सेनेटर ऑन अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ एक रिएक्टिव माइंडसेट की पार्टी है। जो आप सूरत हाल देखते हैं उस पर 12 घंटे या 18 घंटे के बाद एक रद्द अमल शुरू करते हैं, सोचते नहीं हैं ज़्यादा। कराची के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जब देखा कि वहाँ पर 92% या 91% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर आपने सोचा वो हमें इसमें से बाहर नहीं रहना चाहिए। अब फैसला कर लिया कि हम आमिर लियाकत हुसैन मरहूम जो हैं उनकी सीट लड़ेंगे। कोई हिकमत अमली, कोई ठंडे दिल दिमाग से फैसला करना, कोई सोच समझ, कोई विजन, वो चीज़ नहीं है, बस एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है? मैं टेंड टू डिसएग्री विद एक्चुअली व्हाट यू। अब जैसे कराची का जो बाई इलेक्शन था, उस वक्त जब आपको याद होगा 10 अप्रैल को हमारी हुकूमत को यहाँ से फारिग किया गया, और ये जो इलेक्शन है जिन साहब की वजह से उनकी जो मौत है वो तकरीबन जो वफात है वो तकरीबन 3 दिन के बाद हो गई थी। तो हम क्योंकि उस वक्त 25 मई के हवाले से अपनी कैंपेन में थे, पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे थे और पूरा एक माइंडसेट था कि हमने उस वक्त हुकूमत के खिलाफ कैंपेन आज़ादी मार्च चलाना है, तो उस वक्त गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हमारा फोकस इस साइड की होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत की है, उस वक्त हमारा वो आज़ादी मार्च वाला जो 25 मई का चैप्टर ओवर हो चुका है। इस वक्त पार्टी क्योंकि बाई इलेक्शन में जा रही, तो हमने सोचा जहां पंजाब में लड़ रहे हैं वहां में लड़ना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमने हंगू की सीट के ऊपर जहां ख्याल जमान साहब को इलेक्शन लगाया था, उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, और हमारा अभी ये स्ट्रैटेजी है कि हम इलेक्शन जाएंगे, पॉपुलर डिमांड है, लोगों का मैंडेट वहां से लेंगे, लेकिन हम इस सिस्टम का नेशनल असेंबली में पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि नेशनल असेंबली में हर वो शख्स जो बैठा हुआ है वो तकरीबन इस इंपोर्टेड हुकूमत का पार्ट है, यानी कि पार्लियामान और हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत तकरीबन एक बराबर हो चुके। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लैरिटी है। हैविंग सेड दैट, जिन लोगों के खिलाफ हम नबरद आजमाएं वो कोई आम लोग नहीं है डॉक्टर साहब, यानी कि यकीन जानिए इनके साथ लड़ना इस सिस्टम में मेरे ख्याल में इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आप ये देखिए कि स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली कहता है आईजी पंजाब को चीफ सेक्रेटरी को भेज दे, वो कहता है मैं नहीं आता, वो कहते हैं सेक्रेटरी असेंबली को यहां से बाहर निकाल दो। और तो और पंजाब असेंबली का इजलास जो नया गवर्नर बुला लेता है वान इकबाल में, अब बजट इजलास है वान इकबाल में चल रहा है, असेंबली के अंदर और लोग बैठे, यानी कि इनके साथ डॉक्टर साहब यकीन करें डे टू डे स्ट्रैटेजी अगर ना बनाई जाए, ये लाख लोगों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, आपकी सोच है। एंड आई एम टेलिंग यू डॉक्टर साहब, यकीन जानिए, मैं सलाम पेश करता हूं अपनी लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिस नर्व्स के साथ इनका इस लेवल के ऊपर मुकाबला कर रहा है। अगर अल्लाह की हम पे मेहरबानी और आवाम हमारे साथ ना होती, हम कब के खत्म हो चुके होते। दे आर, यानी कि इनके लिए कोई बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो जो अरियंग की सीरीज हुआ करती थी, अरियंग और खलाई पहलवान टाइप की, उस किस्म का जो है ये मुकाबला हो रहा है। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, ये जो कानूनी तौर पे अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुनर्रफ अरकान को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। मुनर्रफ अरकान मुनर्रफ हो चुके हैं, वोट डाल चुके हैं 14 या 16 अप्रैल को, लेकिन उस वक्त करता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी इंटरप्रिटेशन देती है आर्टिकल 63A की, जिसके बाद मुझे कम अज़ कम, नॉट बीइंग अ लॉयर, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी थी कि वो इलेक्शन ही कालादम था, वो वोट डाल ही नहीं सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है। फिर तहरीक इंसाफ 5 लोगों को नॉमिनेट करती है, वो उनको नोटिफाई नहीं करता, वो कहते हैं कि नहीं हम तो वेट करेंगे बाई इलेक्शंस का। बाई इलेक्शंस को चैलेंज किया जाता है, इस सारी चीज़ को ECP के हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें देने लग जाते हैं। कि क्या हो रहा है? ये दुनिया का कोई और कानूनी ढांचा हिंदुस्तान में कहीं और इस किस्म का आपने देखा? मोहित साहब, इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात पे तो मैं बिल्कुल सेनेटर साहब से एग्री करूंगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में अगर आपको याद हो, आप ही के प्रोग्राम में एतजाज़ एहसन साहब से मैंने ये चीज़ पूछी, तो उन्होंने कहा था कि 63A और स्पीकर्स रूलिंग को अगर इकट्ठा डिसाइड कर दिया जाता तो आज पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी डिफरेंट होता। थर्डली, अगर स्पीकर्स रूलिंग में वो लीगल विजडम इस्तेमाल किया जाता जो कि 63A में किया जाता है, तो आज कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप होता। बात करने वाली ये है, जो कि मैं समझता हूँ PTI को रियलाइज़ करनी पड़ेगी, PTI अपनी लीगल बैटल्स, चूँकि मैं थोड़ा सा साइड से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो शायद उतना वोसिफरसली उसको आर्ग्यू भी नहीं कर रहे और जोर भी नहीं लगा रहे, प्लस
लीगल टीम्स में यू नीड लीगल जाइंट्स एज वेल। अब सिर्फ बाबर इवान साहब हर जगह जाके केस नहीं लड़ सकते, आपको अपनी लीगल टीम बीफ अप करनी पड़ेगी। हम माने या ना माने, हमारी जो नून लीग की लीगल टीम है वो बहुत ज़्यादा एक सीजनड है, पुराने वकला हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि पीटीआई की बुरी टीम है, पीटीआई की भी बहुत अच्छी टीम है, बट यू नीड बिग नेम्स जिनकी अदालतों के ऊपर एक ऑफ कोर्स पॉसिबल डिसेंट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, तो फिर ऑफ कोर्स केसेस में भी आपको उसका नज़र आता है। जहाँ तक बात रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैये की, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपने आप को कम्प्लीटली जिसे कहते हैं पोलिटिसाइज कर लिया है। और इस बात का तो मैं बड़े शवायद से आपको कह सकता हूँ कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं हुए थे, उनका व्यू ये था इलेक्शंस हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंटर से पहले पता नहीं उनकी किससे मुलाकात हुई और उन्होंने एंटर होकर कहा जी कि हम इलेक्शंस ही नहीं करवा सकते, जो कि एक मजायका खेज बात थी। वाई? बिकॉज अगर आज शहबाज शरीफ साहब रिजाइन कर दें तो फिर 3 महीने में इलेक्शन कौन करवाएगा? बिकॉज आइन के अंदर तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप 30 डेज से या 90 डेज से बियॉन्ड चले जाएं। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है उसका अदालतों को नोटिस लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। वाई? बिकॉज आर्टिकल 218 आर्टिकल 220 ये जो इलेक्शन कमीशन ने तौजीह निकाली है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सक्यूज निकाला है कि चूंकि बाय इलेक्शन जब तक नहीं होते उतनी देर तक हम 5 रिजर्व सीट्स के ऊपर लोगों को नोटिफाई नहीं कर सकते, इसकी क्या कानूनी हैसियत? मेरा अपना ज़ाती व्यू है जी कि इसकी बिल्कुल कानूनी हैसियत जो है वो जो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ की वो बिल्कुल गलत है। सेनेटर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज इस वक्त गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट कर रही है। सो आपने उनको उनकी सीट्स के अगेंस्ट 5 मेंबर्स देने हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेक्निकल खेल रही है विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है, बट शायद उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए। और किस तरह रिएक्ट करना चाहिए उसके लिए हम दफ्तरों में बैठ के उसमें हम दफ्तरों में बैठ के फीस लेते हो, तब बताएंगे सेनेटर साहब को। जरा रुके मेरे साथ, जरा मुझे आने दीजिए मजहर अब्बास साहब की तरफ। मजहर अब्बास साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना एक मतनाज़े हो गया है। इसी चीज़ को देख लें कि 5 लोगों को नॉमिनेट कर दिया उन्होंने, अगर वो 5 को नोटिफाई कर देते तो पंजाब में दोनों तरफ 173 होते और हमजा के पास सिर्फ 173 है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमजा को बचाने की यही समझ आती है, उसको किया ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है पाकिस्तान में बाय इलेक्शन करवाने की, जो भी 20 हो रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन करवाने की, क्या है ये? मोहित, पहली चीज ये कि कभी रही है क्रेडिबिलिटी, और प्रॉब्लम यह है कि आप खुद ही ऐसा इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कमीशन कोई ऊपर से तो नहीं आता, यही लोग बनाते हैं ना इलेक्शन कमीशन, यही लोग तो लेकर आते हैं, चुनते हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को, नॉमिनेट यही बैठ के तो करते हैं सारे। ये मौजूदा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को लाने वाला कौन था? ये एक चीज़ है। लेकिन मैं ऑन साहब से इंतहाई जो है बहुत अच्छा आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन ये आर्गूमेंट उनका लगता नहीं है मुझे कि जो कौमी असेंबली से इस्तीफा इसलिए दिया कि वहाँ वो लोग बैठे हैं जो इम्पोर्टेड हैं। तो सेनेट में कौन लोग बैठे हैं? सेनेट में कोई नॉन इम्पोर्टेड लोग बैठे हैं क्या? सेनेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं, सेनेट में खुद बैठे हुए हैं क्या? सेनेट ऑन अब्बास, यही मैं कह रहा हूँ ना। तो सेनेट वही लोग सेनेट में भी बैठे हुए हैं, यानी उसी पार्टी के लोग, उसी गवर्नमेंट के लोग। मिनिस्टर से सवाल नहीं करते क्या आप लोग उधर सेनेट में? अच्छा, इसका तो जवाब ले लेते हैं सेनेटर साहब से, लेकिन आपने ईसीपी पे कमेंट नहीं किया। लेकिन ईसीपी की जो हालात इस पे चल रहे हैं, हर फैसला ही उनका अजीबोगरीब है, इस पे आपने कोई कमेंट नहीं किया। ये लोगों को नोटिफाई ना करना रिजर्व सीट्स पे। अरे मेरे भाई, मैंने पहला कमेंट ही यही किया था ईसीपी कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आप बनाने वाले कौन लोग हैं? कितनी मर्तबा ये आपने ये भी कहा ना कि हमेशा से नहीं रही है। आप समझते हैं मजहर कि ऐसा ही था हमेशा से इलेक्शन कमीशन के, यही हालात थे? क्रेडिबिलिटी हमेशा से खराब रही है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन बदकिस्मती से यही पॉलिटिशियंस लेकर आते हैं इनको। और कौन लेकर आता है? कल भी ये लाएंगे। कल जो इलेक्शन कमीशन बनेगा, आप मुझे आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन की हमेशा से ये रही है, या पाकिस्तान की सारी तारीख में इलेक्शन कमीशन ही ऐसे थे? पाकिस्तान की तारीख ही यही रही है इलेक्शन कमीशन की। आप मुझे कोई इलेक्शन चुपता हुआ है, पता नहीं आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि नहीं। वैसे तो सारे पाकिस्तान को अब तक पता चल चुका है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपने ही सिलेक्ट किए थे। अच्छा सर, अपना डॉक्टर साहब, पहले मैं मजहर अब्बास साहब को बता दूं कि जब हमने नेशनल असेंबली से एज अ प्रोटेस्ट वहां से इस्तीफा दिया था, वो सिर्फ उस
पॉलिसी के नतीजे में कि एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट को साजिश के नतीजे में यहाँ पे प्लांट किया गया। यकीन जानिए उस वक्त दिल तो हमारा भी कर रहा था और हम में से तमाम सेनेटर्स ने आगे प्राइम मिनिस्टर को कहा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ये था क्योंकि ये हरकत या ये साजिश नेशनल असेंबली में तैयार की गई है, ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एज अ प्रोटेस्ट, एज अ टोकन हमें सिंबॉलिकली यहाँ से लाजमी बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज दुनिया समझेगी कि हम तनख्वाहों के चक्कर में यहाँ बैठे हुए। तो वो एक अपनी जगह पे मौजूद है। बात हुई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी दे चुके हैं कि उस वक्त जिस तरीके से हमें फीड किया गया इस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो एक दिखाया गया बहुत जबरदस्त ब्यूरोक्रेट है और प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा मेरिट पे बिलीव करते हैं, रिगार्डलेस के किसकी किससे रिश्तेदारी है, कौन किसका पर्सनल सेक्रेटरी रहा है, कौन किसका वो अपना सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इन चीजों से हमेशा दरगुजर होकर हमेशा एक मेरिट पे फैसला करते हैं। तो उनके पास जो सोर्स उनको दिया गया उन्होंने कहा जी परफेक्टली फाइन। अब इंसान की जजमेंट किसी एक शख्स के बारे में वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका उससे ताल्लुक है, ऐसा परफॉर्म करेगा, उसके जो स्टांस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। अब वेरी फ्रैंकली ये जो आपने कहा है, कानून में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जी उसने 5 रिजर्व सीट्स हमें देनी है, ना देना चाहे कोई दुनिया की ताकत। अब वो छुप छुप के कुछ भी वार करता रहे। अच्छा, मजे की बात डॉक्टर साहब ये, इस वक्त जो वोटर लिस्ट चेंज हो गई है, अब ये किसी के वहमो गुमान पे नहीं है। मेरा वोट इस वक्त चेंज होके, मेरा मुल्तान, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा वोट मेरी रिहायश शहर वाली जगह नहीं, इस वक्त किसी और दूर अफ्तादा इलाके में चला गया। पूरे पाकिस्तान में वोटर लिस्टें चेंज हो गई, डिलिमिटेशन चेंज करके हल्के चेंज कर दिए, क्योंकि हमारे जो वो डेवलपमेंट फंड्स थे वो स्पेसिफिक एक एरिया में लगे हुए थे, उन्होंने डेवलपमेंट फंड के हवाले से एरिया चेंज कर दिए। अब ये वो चीजें जो हम भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। हम कोई भी बंदा किसी जगह से ले आए जहां से उसको माइंडसेट, उसको एक वगैरह प्लांट किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। ये खिलाई मखलूक है, एक अलीज सोच के साथ बैठा है, वो अपने हिसाब तस्लीम करता रहेगा। अभी तो बहुत सारे वार उसने और चलने हैं, ये तो 2-3 चीजें तो होगा क्या, मैं ब्रेक ले लूं, फिर होगा क्या। और ये खलाई मखलूक है, ये गैर मखलूक है। सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत की भी बहुत ही इस वक्त सूरत हाल बहुत ही परेशान कौन है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद खुरम हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो एक्स चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जेएस बैंक के और सीईओ हैं करंटली अल्फा बीटा कोर के, उनसे भी बात करते हैं। और बाकी हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने वक्फे से पहले कहा कि हमें ज्वाइन करेंगे एक इकोनॉमिस्ट, नाम मैंने गलत कह दिया था, खुरम हुसैन नहीं है, खुरम शहजाद नाम है, चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जेएस बैंक के, करंटली सीईओ हैं अल्फा बीटा कोर के। और मेरे साथ मेरे बाकी सारे गेस्ट, सेनेटर साहब भी, मज़हर अब्बास साहब भी, बैरिस्टर पंसो साहब भी मेरे साथ हैं। खुरम शहजाद, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो चहमगोइयाँ होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और एक खौफ की सूरत हाल है कि पाकिस्तान के बैंकरप्सी के चांसेस हैं, फिर श्रीलंका की तरह की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या ये एग्जैजरेशन है, बहुत बड़ा हुआ, या इसका वाकई कोई रिस्क है? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि श्रीलंका का जो इशू है वो काफी डिफरेंट रहा है कंपेयर टू द इशू जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखें तो उसमें ये कहा जा सकता है कि हम ऑफ कोर्स बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में इस वक्त हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है हांकी डोरी है और सब रोजी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर रिजर्व्स के नंबर देखें तो रिजर्व्स हमारे इस वक्त तकरीबन $9.25 बिलियन पे हैं। अगर मैं बैंक का पोर्शन आधा भी डाल लूँ स्वैप्स को एडजस्ट करके तो तकरीबन कोई $12.5-13 बिलियन बनते टोटल रिजर्व्स। उसमें से अगर आप सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स लें और ये देखें कि हमारा इंपोर्ट कवर कितना है, तो इस वक्त हमारा इंपोर्ट कवर तकरीबन 1.5 महीना है, जो कि 3 महीना मिनिमम होना चाहिए। और अच्छी पोजीशन होती है जब आपके पास 6 मंथ्स के एटलीस्ट रिजर्व्स हों, जो इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज के पास रफली इसी के अराउंड होते हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली चैलेंजिंग पोजीशन है कि हमारे पास 1.5 महीने के रिजर्व्स है, तो हमें फौरन से कहीं से डॉलर का इनफ्लो लेना है ताकि हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं जो जून में है, फिर आगे इस साल में आ रही हैं, हमें कोई $18 बिलियन 2023 में, फिस्कल ईयर 2023 में देना है। $18 बिलियन वापस करना है। और अगर मैं प्राइवेट ये जो $18 बिलियन हमने वापस करना है, ये जो $18 बिलियन हमने वापस करना है अपने क्रेडिटर्स को, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट है या इसके अंदर प्रिंसिपल भी है? नहीं, ये टोटल पेमेंट है। ये टोटल डेट की इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और जो है इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। और इसमें तकरीबन $4-4.5 बिलियन प्राइवेट सेक्टर का मैं ऐड कर लूँ तो आपको जो नीड है इसकी रीपेमेंट्स की अगले पूरे साल में वो $22 बिलियन के करीब बनती है। अच्छा, उसके अगेंस्ट जी हाँ जी, वो तो उसमें देखें ना, उसमें वो जो 23-22 चाहिए हमें, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम है। वो तो अच्छा चले, वो थोड़ा सा ये बता दें कि हमारी एक्सपोर्ट, एक हम ये सुन रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स भी फॉल कर रही हैं, रेमिटेंसेस भी फॉल कर रही हैं, इसकी क्या वजह है?
जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डिफॉल्ट से हम थोड़ी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन हमने डिले किया तो डेफिनेटली डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट के पास नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम IMF के मेंबर हैं और हमें IMF की बात सुननी है और हमें IMF ऑनबोर्ड करेगा, लेकिन वो ऑफकोर्स अपनी कंडीशन के साथ करेगा, तो इसलिए डिफॉल्ट की तरफ हम अभी नहीं जा रहे। हाँ, अगर 1.5-2 महीना हमें और लग जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इन्फ्लोज नहीं आते, एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाती है, एक्सपोर्ट इसलिए गिरना शुरू होंगी या फिर वो ग्रोथ नहीं रहेगी डॉक्टर साहब, उसकी एक वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में टाइटनिंग हो रही है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो डिमांड कंप्रेशन आता है। जब डिमांड कंप्रेशन आता है तो फूड की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, कमोडिटी की इन जनरल प्राइसेस गिरती हैं, और हम वैल्यू एडेड में इतना ज्यादा नहीं है, हम टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा है, उसमें भी हमारा वैल्यू एडिशन का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, रेमिटेंसेस गिरेंगी नहीं। उसकी वजह क्या है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना हमारा एक मिक्सअप है एक्सटर्नल अकाउंट का। हमारी रेमिटेंसेस का 60 to 65% हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है, और इस वक्त जो है रीसेंट पीक्स पे हैं ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफी बढ़ गई है। तो इसलिए इसकी फिक्र ना करें कि रेमिटेंसेस गिरेंगी, रेमिटेंसेस अपनी जगह रोबस्ट रहेंगी, बल्कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंप्रूव करते अच्छा, हैं। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। ये बताएं कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जिसके लिए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल तो मई के पहले हफ्ते से लगे हुए हैं, बहुत उनको उम्मीद थी कि शायद उनको ऑयल प्राइसेस भी ना बढ़ानी पड़े, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमें अब जून के तीसरे हफ्ते के अंदर भी नहीं हो रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये जो बजट आया ना, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ रियलिस्टिक हैं, कुछ नहीं है। जैसे रिलीफ दिया गया ना, मुझे लगता है IMF का 3 चीजों पे शायद बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न है। एक तो ये कि वो जो 6 लाख से 12 लाख किया है, वो आज FM ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि उस पर इतना इशू नहीं है, लेकिन ये था कि 6 लाख से 12 लाख आपने जो ब्रैकेट बढ़ाया है वो आप वापस करें, नंबर 1। सेकेंडली, आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो है सैलरीज बढ़ा दी हैं, अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं, बहुत मैसिवली, प्रोविंसेस ने भी बढ़ा दिए, फेडरल ने भी बढ़ा दिए हैं, उसकी जस्टिफिकेशन। तीसरा ये कि आपके पास 750 बिलियन रुपीस की आप जो लेवी कह रहे हैं पेट्रोल पे और मजीद लगाने की, यानी कि लेवी 30 रुपए लगाएंगे मजीद, और 17% टैक्स भी आपको इम्पोज करना है, तो ये प्राइसेस तो 300 से काफी ऊपर निकल जाएगी पेट्रोल की प्राइस। तो ये इस पे इन्होंने रेजिस्टेंस शायद दिखाई है और IMF चाहता है कि इसको किया जाए। मेरे ख्याल में आज जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा इनकरेजिंग है। होपफुली देखना ये कि ये स्टेटमेंट जो है वो ग्राउंड पकड़े और ऐसा हो कि अगले 2-3 दिन में IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट, हाई लेवल का कुछ ना कुछ साइन कर लें। फिर 3 तारीख को शायद बोर्ड की मीटिंग है जुलाई की, वो हमारा यहाँ बजट अप्रूव होगा और उसके बाद जो है 3 तारीख को हमारा जो IMF का प्रोग्राम है फाइनलाइज हो सकता है। मेरे साथ रहिए। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या रद्द-ए-अमल है जो खुर्रम शहजाद साहब ने हमें बताया? क्या आपके ज़हन में सवाल उठ रहा है? जाहिर है मोहित, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुर्रम साहब की बातें बड़ी हौसला अफजा हैं, और मैं पहले भी मेरा नुक्ता नज़र ये था कि श्रीलंका की बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी। देखिए, श्रीलंका की स्ट्रेंथ टूरिज़्म रही है, और पिछले चंद सालों में कोविड वगैरह की वजह से भी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा उनका नीचे गया है, और ये सारा हमारी इकनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल मेरी अपनी हमेशा से राय रही थी कि शायद पाकिस्तान मुश्किल से डिफ़ॉल्ट में जाए। वो अलग बात है कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट में चली जाए, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, ये मैं इस पे जरा खुर्रम साहब से बहुत ही क्विक मुझे बताएं, फिर मैं अपने पंसोता की तरफ भी जाना है और सेनेटर साहब की तरफ भी जाना है। देखिए, एक आम आर्गूमेंट है जिसे बहुत ज़्यादा वो ये है कि जिस किस्म की वुलरेबल और फ्रेजाइल पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी थी, इस स्टेज में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है, उससे बजाते खुद इकोनॉमी को धचका लगा। देखिए, मैं इस चीज को इस तरह देखता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट होती है डॉक्टर साहब, एक तो डेफिनेटली ये बात सही है कि कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है, और गवर्नमेंट का चेंज होना डेमोक्रेटिकली ठीक हो सकता है, बट इकोनॉमिकली चैलेंजिंग हो सकता है, और ये हुआ भी है। तो मुझे ये लगता है कि वो पिछली गवर्नमेंट भी अगर रहती तो ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी कि उनको पास ऑन करना पड़ता, और पास ऑन करते तो शायद हम IMF प्रोग्राम से ना निकलते। फिर इस गवर्नमेंट ने गलती ये की कि जैसे ही आए तो 1-1.5 महीना लगा दिया बेसिक जो कमिटमेंट्स थे IMF के साथ उसकी डिसीजन देने में, तो सिचुएशन बैक टू वर्ड। सारा का सारा क्राइसिस ऑयल प्राइसेस का है। जी सॉरी, मैं आपकी बात, सारा का सारा क्राइसिस जो इस वक्त है ये ऑयल प्राइसेस का है। देखिए, ऑयल जो है ना वो ड्राइव करता है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि 30% रफली 25 to 30% इम्पोर्ट बिल का हिस्सा है, और वो हर अशिया में रिफ्लेक्ट होता है, और हमने एनर्जी प्लानिंग नहीं की डॉक्टर साहब, ये बड़ा प्रॉब्लम है।
हमारे जितने भी लोग जो पॉलिसी मेकर्स आए हैं उन्होंने एनर्जी प्लानिंग की। मैं आप थोड़ी सी एग्जांपल प्लीज अगर मुझे 30 सेकंड दे दें। इंडिया ने रशिया से ऑयल आज से नहीं 4 डिकेड से लेना शुरू किया है और आज देखें क्या अच्छी चीज उनको मिल रही है कि उनके लिए ये थ्रेट अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वो ना सिर्फ वहां से तेल लेके उसको बेहतरीन रिफाइनरी उन्होंने लगाई, रिफाइनरी सिस्टम लगाया आज से 20 साल पहले। आज फायदा ये है कि उनके पास स्टोरेज भी है, बेहतरीन रिफाइनिंग सिस्टम भी है। आज वो रशिया से सस्ता तेल लेके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बन गई उनके लिए और वो उनको उसी प्राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो उनकी इंटरनेशनल प्राइस है। जी जी जो ठीक है, उसको भी अच्छा क्विक कमेंट ले लें। सेनेटर साहब आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? पंसोता साहब आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सेनेटर साहब क्विकली 1-2 मिनट है। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये कि खुर्रम साहब की जो फिगर है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। इन्होंने कहा कि हमारा जो डिफॉल्ट है या डेफिसिट है करंट अकाउंट का वो 23 अरब डॉलर पे जाएगा। ये गवर्नमेंट ने फिगर दी थी 4000 अरब रुपए की। इनफैक्ट ये गलत फिगर है, ये कंप्रेस्ड फिगर है। एक्चुअल फिगर जो डेफिसिट है वो 7000 अरब पे जाएगा। 30 अरब डॉलर को डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से IMF की लोन की वजह से अप्रूव नहीं होगा। इसके लिए आपको रेमिटेंस और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल विल नहीं है इसलिए शायद इनके लिए करना बहुत मुश्किल होगा। हैविंग सेड दैट सिर्फ IMF का लोन अप्रूव कराना डॉक्टर साहब 700 अरब की लेवी और तकरीबन 400 अरब का डायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि 1000 अरब का नए टैक्सेस गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ आखिर जरूरत क्या थी ऐसी? अच्छा खासा मुल्क जा रहा था, ये सारी तकलीफें अवाम को देने की जरूरत ही क्या थी वैसे? अहमद पंसोता योर क्विक, खत्म हो रहा है प्रोग्राम। बैरिस्टर पंसोता योर क्विक रिएक्शन। मेरा जी क्विक रिएक्शन तो मैं तो सिर्फ जो लीगल साइड है चूँकि मेरा वो रिलेट करता है मेनली, उसमें मेरा ख्याल है कि द लीगल बैटल्स नीड टू बी बैटल्ड विद मोर एफिकेसी। इस तरह नहीं लड़ी जाएंगी जिस तरह इस वक्त लड़ी जा रही हैं। अगर इस तरह लड़ते रहेंगे तो बस फिर ये आपको अगले साल अगस्त में जो उनका टाइम है उस टाइम पर इलेक्शंस हो जाएंगे। वरना आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग अनलेस कि इसको थोड़ा सा और वसिफरस करेंगे। और अगर मशवरा लेना है तो हमारे दफ्तर में हम देंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फ़ी। जनाब सेनेटर साहब ये क्विकली कहते हैं लीगल परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी वरना जलसों जुलूसों से कुछ नहीं होने लगा। डॉक्टर साहब हमारे पास तो जो तरीका हम लीगल बैटल भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम वो कहते हैं ना जानिमाज बिछा के वहां दुआएं भी करेंगे। जो एवेन्यूज है सारे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो चीज नहीं है वो है आमिर पंसोता साहब को उनकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बाकी हमारे पास हर चीज मौजूद है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्त हमारा ख़त्म हुआ। जनाब खुर्रम साहब का भी, बैरिस्टर अहमद पंसोता का, मज़हर अब्बास साहब का, सेनेटर ओन अब्बास का, सबका ही बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब बैरिस्टर अहमद पंसोता के कानूनी जंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही, फिर नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।